इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं टेक्नो हेराल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स। नमस्कार। आज हमें खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत हैं जो दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, जिनका नाम सब जानते हैं, श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी, आपका हमारे खास मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल, दिल्ली में चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या लगता है दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं बीजेपी रिपीट करेगी? अभी में दिल्ली में जो लोकसभा के चुनाव हुए, सातों की सातों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। 70 में से 65 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को लीड है, 5 में कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी 3 नंबर पर है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये नया कार्यकाल शुरू होने के बाद मोदी जी के एक के बाद एक जिस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं, फिर वो चांद पर यान भेजने की बात हो, ट्रिपल तलाक कानून रद्द करने की बात हो, और तीसरा 370 और 35 से हटाने की बात हो, इसके बाद पार्टी का ग्राफ और मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है। और दिल्ली तो सोचने वाला समझने वाला शहर है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। केजरीवाल सरकार द्वारा जो लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, बिजली का बिल आधा किया, पानी का बिल माफ़ कर दिया जो बकाया था, ऐसे लेके एमसीडी में जो आजकल हड़तालें हो रही हैं, सफाई को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है, इनमें खींचातान दोनों सरकारों में चलते हैं। बीजेपी एमसीडी में है और सत्ता में आपकी अरविंद केजरीवाल सरकार है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के साथ चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा चुनाव? पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली ने अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद प्रभावित होकर वन साइडेड आम आदमी पार्टी को सत्ता दी। 70 में से 67 सीटें जिताई। पर गया 5 साल का जो कार्यकाल है, इसमें आप देखेंगे एमसीडी में वो हारे, लोकसभा में वो हारे, क्योंकि जो जो वादे उन्होंने किए थे वो वादा खिलाफी उन्होंने की। दिल्ली में इतना बड़े पैमाने पे आवागमन लोगों का होता है, हम करे सो कायदा, इससे प्रशासन नहीं चलता। जिनको परफॉर्मेंस का, प्रशासन का अनुभव नहीं, ऐसे सब लोग जब सत्ता में आ गए तो गए 5 साल का इतिहास ये निराशा, हताशा, विफलता का इतिहास है। दिल्ली का इतिहास, विकास ठप हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को केवल गाली गलौज देकर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधार सकते। दिल्ली की जनता से केजरीवाल उतर गए हैं और उसका स्वाभाविक परिणाम है आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी सत्ता में रह नहीं सकते। केजरीवाल सरकार कहती है कि बीजेपी हमें सेंटर काम नहीं करने देते हैं, हमारे साथ दिक्कतें हैं, एलजी हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या लगता है बीजेपी काम करना नहीं देना चाहती है या उनको नीचे दिखाना जा रही है? ऐसा दिल्ली के इतिहास में ये क्या पहली बार है क्या? इसके पहले भी था। जब कांग्रेस का राज था तब यहाँ मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार होती थी केंद्र में। जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। तो दोनों पार्टियां लोकतंत्र में एक बार सरकार बन जाती है तो वो किसी पार्टी की नहीं रहती, वो पूरे जनता की रहती है, जनता को समर्पित रहनी चाहिए। वो उदाहरण हमने पेश किए हैं। दुर्दैव से जिनको प्रशासन करना आता नहीं, जिनको केवल नारेबाजी करनी है, हठधर्मिता से काम करना है, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना नहीं है, ऐसे सब लोग जब सत्ता में आ गए और उनका नेतृत्व केजरीवाल जी कर रहे हैं। जिनको अपने पार्टी के भी जो अपने मित्र थे, संस्थापक सदस्य थे, सब लोग आज पार्टी के बाहर है। कोई उनके साथ बचा नहीं है। अपने को लोगों को साथ ले जाने की क्षमता नहीं है, निर्णय क्षमता नहीं है, और केवल लोगों पर गाली गलौज करके नॉन परफॉर्मेंस आपका खत्म नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता बहुत सोचती है। कहते हैं भ्रमक सरकार है, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी है बीजेपी ने, आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, आरबीआई को भी डाका डाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इसका कारण है उन्होंने गए 5 साल में परफॉर्मेंस करके दिखाया है। उनकी विश्वासार्हता लोग मानते हैं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 72,000 रुपए देंगे किसानों को, ये घोषणा की राहुल गांधी जी ने। हमारी घोषणा थी 6,000 की और हमने दिए 1,500, पहला इंस्टॉलमेंट दिया। लोगों ने 72,000 पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो नेता की क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे, ऐसा व्यवहार नहीं है। वही केजरीवाल का है। 70 वादे किए थे और पिछले टाइम सरकार में आने के टाइम आज 70 में से 67 बातें ऐसी है जो वादा खिलाफी की है, जो उस पर खरे उतरे नहीं है। और वापस जब चुनाव नजदीक आया, 3-4 महीनों पे आया है, तब आप नई घोषणा करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर दोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दिल्ली की जनता के मन से केजरीवाल जी उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली ने पूरी तरह से नकारा है। दिल्ली में बीजेपी जो नेताएं हैं उनमें आपस में खींचातान देखी जा रही है, टिकट को लेके, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके, तो क्या लगता है पार्टी के सभी को नुकसान नहीं होगा इससे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है और सबसे बढ़ने वाली पार्टी है। आज लोग इस पार्टी में अपना फ्यूचर देखते हैं, देश का फ्यूचर देखते हैं। कश्मीर का विषय करने के बाद तो हमारे पार्टी के बारे में जो
आरक्षण बढ़ा है, तो हमने पहले 15 लाख सदस्य बनाए थे, इस बार 3 लाख नए बनाने का हमारा टारगेट था। 20% नए बनाने की विषय रहता है। हमने 15 लाख के जगह और नए 15 लाख सदस्य बना दिए। जो मिस कॉल से हुए, हमारे लोग रेहड़ी पटरी, झुग्गी झोपड़ी, सभी क्षेत्रों में गए, सभी प्रकार के लोगों को लिया है। ये पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ना व्यक्ति की पार्टी है, ये केडर पार्टी है। कार्यकर्ताओं को इसमें लाना और उनको विकसित करना, ये हमारा कार्य पद्धति का पार्ट है। इसलिए हाँ, जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है, जिनकी जीतने की संभावना ज्यादा है, वहां भीड़ ज्यादा रहती है, तो लड़ाई ज्यादा होती है, इसका मतलब। इसलिए जो लोग आते हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं। पर हमारी पार्टी को ये मालूम है, सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की इमेज। हर रोज जो देखने को मिल रहा है कि आपसी कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, लड़ाइयां हो रही, तो ये इसमें क्या बीजेपी का लगता है कि बीजेपी के अंदर ये कलह आपसी अब रंग ले रही है? ऐसा है, जब नए लोग बहुत ज्यादा पैमाने पे आते हैं तो स्वाभाविक ये एक थोड़ा ट्रांजिट पीरियड होता है। पर हमारी पार्टी की विशेषता ये रही है, एक टाइम 2 सांसदों वाली ये पार्टी थी, आज देश में राज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, 18 राज्यों में सरकारें हमारी है, तो लोगों की अपेक्षा हमारे पास है। आज कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा आप देख रहे हैं और सभी प्रादेशिक पक्षों की जो हालात है, उसके आधार पर लोगों को आज लग रहा है कि एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में लोग भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, और केडर को अनुशासित तरीके से चलाने की क्षमता हमने आज तक प्रूव की है। दिल्ली के प्रभारी के रूप में आपका बड़ी दायित्व आपके ऊपर है, उत्तराखंड का दायित्व आपके ऊपर है। क्या लगता है पार्टी के लिए केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए कौन सा बड़ा फेस दिल्ली में उतारा जाएगा? हर टाइम पार्टी चुनाव में कोई फेस ही उतारती है ये जरूरी नहीं है। हमारे पास सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। अमित शाह जी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जेपी नड्डा जी हमारे पार्टी का सब क्रियाकलाप तय करते हैं, और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमने हरियाणा में भी नेता पहले घोषित नहीं किया था, हमने महाराष्ट्र में भी नेता पहले घोषित नहीं किया था, हमने झारखंड में भी नेता नहीं घोषित किया था, अभी हिमाचल का चुनाव हुआ नहीं किया था। मैं उत्तराखंड की हमने 57 सीटें जीती 70 में से, वहां भी नेता नहीं घोषित किया था। तो वो कोई बात नहीं दिल्ली है। में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, दिल्ली में नेता घोषित नहीं करेंगे। नेता घोषित होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय करने का अधिकार हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर निर्णय करेगा, पर वो कोई हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं, काफी नेता हमारे पास। दिल्ली में क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की अपनी सत्ता में वापस आने के लिए? दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा में हम जीते हैं, 3 कारपोरेशन में हम जीते हैं, और दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। दिल्ली को केंद्र से जोड़कर एक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, ये डबल इंजन की अगर आपस में कनेक्शन हो जाएगा तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास करना ये हमारा सपना है। आज तक केंद्र ने कितनी योजनाएं दी है, दिल्ली सरकार लेने को तैयार नहीं। आयुष्मान जैसी योजना जो सामान्य आदमी को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी देती है, ये केंद्र की योजना देश में सभी जगह हो रही है, पर केवल दिल्ली में हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? दिल्ली में बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग नहीं है, पर केवल ये योजना यहां क्रियान्वित की तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, इसलिए हम वो यहां पर नहीं करने देंगे। ऐसी कई योजनाएं हैं कि जो दिल्ली की सरकार लाना नहीं चाहती, केंद्र की योजनाओं को एग्जीक्यूशन करना नहीं चाहती, क्योंकि हम समर्थ है। हाँ यार, दूसरों पर दोषारोप करके, दूसरे कार्यक्रम ना एग्जीक्यूट करके आप अपना मेटल प्रूव करना चाहते हो, ये लोगों ने सोच लिया है, समझ लिया है। हठधर्मिता से काम नहीं चलता है। लोकतांत्रिक तरीके में, लोकतांत्रिक पद्धति में लोगों का विकास ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कोई भी सरकार की। केजरीवाल सरकार कहती है कि दिल्ली की योजना को लिए केंद्र सरकार समर्थन नहीं करती है। उन्होंने अपना मोहल्ला क्लिनिक चलाया जिस पर लोगों की सेवा करी जा रही है, बिजली के बिल में धांधली थी उसको कम किया गया, पानी के बिल को माफ किया गया, गरीबों के लिए सरकार हितैषी बनी। तो इसमें बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है। जितनी घोषणाएं आम आदमी पार्टी ने की थी, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है, एक भी नया स्कूल नहीं खुला है। केवल स्कूल का एक आध कमरा बना देना, वो भी जिसकी कॉस्ट आज 10 लाख रुपए आ रही है वो 25 लाख रुपए में कमरा बना देना, इस प्रकार के व्यवहार सब लोग देख रहे हैं। उनके कितने विधायकों पर केसेस हुए, कितने जेल में जा चुके, कोई अभी भी आरोप लड़ रहे हैं। ऐसे सब पार्टी का कुनबा जिसमें कोई एक वाक्यता नहीं है, विचारधारा एक नहीं है, कार्यक्रम एक नहीं है, ऐसे सब लोग इकट्ठा ला लिए और वो दिल्ली का सरकार चला देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और आज तक केवल केंद्र सरकार को, ऐसे तो कई देश में कई सरकारें हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। 18 राज्य छोड़ के बाकी प्रदेशों में दूसरी सरकार है, प्रादेशिक सरकार है, पर वो उनकी कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, कई राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है। और जब देश को आगे ले जाना है, नया कीर्तिमान स्थापित करना है, तो पूरे देश का विकास होना जरूरी है। किसी राज्य को कौन सा आप
भाव से काम नहीं चलेगा। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है, देश को आगे ले जाना यह हमारा एजेंडा है। एक बड़ा सवाल उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में आज से आपके पंचायत चुनाव स्टार्ट हो गए हैं, क्या भूमिका रहेगी बीजेपी की उत्तराखंड के पंचायती चुनावों को लेकर? उत्तराखंड में जब विधानसभा हम जीते तब वहां के हरीश रावत की सरकार और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को परेशान होकर लोगों ने हमारा विकल्प चुना। 70 में से 57 सीटें विधानसभा की हम जीते। उसके बाद वहां जो बाई इलेक्शन हुआ थराली का, वो हमने जीता। फिर बाद में जो नगर निगमों के चुनाव हुए, सभी चुनाव हमने जीते। अभी की लोकसभा की सीटें, पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। उत्तराखंड ये देवभूमि है, वहां तीर्थाटन करने वाले लोग आते हैं और उत्तराखंड का मैसेज पूरे देश में जाता है। उत्तराखंड का विकास एक पहाड़ी प्रदेश, एक नया पहाड़ी प्रदेश की एक अलग विरासत वाला, अलग संस्कृति वाला प्रदेश निर्माण करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और इस प्रदेश का विकास करने का काम हम कर रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां तीर्थाटन करने वाले लोगों के कई गुना संख्या बढ़ गई। जब मोदी जी केदारनाथ जाते हैं और देश के राष्ट्रपति बद्रीनाथ जाते हैं तो पूरे देश में मैसेज गया कि केदारनाथ आपदा से अब यह प्रदेश बाहर आ चुका है। और जब तीर्थाटन करने वाला आदमी वहां जाता है बड़ी संख्या में, तो स्वाभाविक उत्तराखंड की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। उत्तराखंड में अभी अब कुंभ होने वाला है, कुंभ में कैसी व्यवस्था रहेंगी? क्या कुंभ इलाहाबाद कुंभ जैसा होगा या उससे भव्य बनाया जाएगा? भारत में कुंभ, अभी अभी इलाहाबाद का कुंभ हुआ, कि कुंभ ये केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं है, तो पूरे विश्व में उसका एक मैसेज जाता है। भारत की आइडेंटिटी, राष्ट्रीय एकात्मता, और सब लोग, सब धर्म के, जाति विशेष के सब लोग इकट्ठा आके, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा आते हैं तो भी कानून व्यवस्था ठीक रहती है। और एक पवित्र सद्भावना के भाव से, आध्यात्मिकता से लोग वहां पर आते हैं, एक मैसेज लेकर जाते हैं। ये भारत की पुरानी प्राचीन परंपरा रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो हमारे लिए एक केवल इवेंट नहीं है, वो एक देश में मैसेज देने का एक अच्छा माध्यम है। इस बार भी हरिद्वार में होने वाले कुंभ के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे देश से जो लोग आएंगे, विदेश विदेश से लोग आएंगे, उन सबका अच्छी तरह से वहां स्वागत हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, और लोग जो भावना, श्रद्धा से वहां आते हैं, वो श्रद्धा ज्यादा बढ़े और लोगों की धार्मिकता बढ़े, पवित्र बढ़े। ये सब हमारा एजेंडा है। तो निश्चित रूप से हरिद्वार का कुंभ भी एक नई मिसाल बनकर देश में एस्टेब्लिश होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है? आज से पहले सरकार जो रही है, उन्हें कुंभ को लेके इतना आरोप लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और साधु संत के आरोप भी लगते हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के बंटवारे के लिए काम कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। क्या इसमें सफाई देंगे आप? जहां देश के 85% लोगों की जो आस्था है, श्रद्धा है, उनका जो भाव है, अपने जेब से खर्चा करके, अपनी दिक्कतें बर्दाश्त करके लोग बगैर निमंत्रण के जहां श्रद्धा से पहुंचते हैं और वहां से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के ऐसे नागरिकों के जीवन में अच्छा एक प्रेरणा देने का काम इस प्रकार की धार्मिक गतिविधि करती है। किसको वहां जाने का कंपल्शन है क्या? या वहां गए तो सरकारी कोई वहां किसको कोई प्राइज दे रहे हैं? हम वैसे नहीं कर रहे, पर जनता की जो आस्था है, श्रद्धा है, उसका हम अपमान भी नहीं कर रहे। कांग्रेस के जमाने में इसका अपमान किया जाता था, भारत माता की जय बोलने वाले का अपमान होता था। वो भारत माता को एक नया रूप आने का, एक नया उसका स्थान हमने देश में किया है। और देशभक्ति का जिसमें धार्मिकता, देशभक्ति का जिसमें भाव जागरूक होता है, इसको कोई अगर धार्मिक बात कहेगी तो वो हमें मंजूर है। ऐसी बातों को हम प्रोत्साहन जरूर देंगे। धर्मांतरण के लिए आप काम कर रहे हैं? कुंभ में कोई धर्मांतरण नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी बोलती है। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के दिनों में जो वो बोलती है, वो मंदिरों में जाने में भी रहती है, अपना जनेऊ ऊपर लाकर हम कौन से है वो भी बताना चाहती है। कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। हम वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम देश का सोचते हैं और देश का भवितव्य सोचकर हम आगे जाने वाले लोग हैं। ना हमारे कार्यकाल में ना कोई मुस्लिम पर अन्याय हुआ, ना कोई क्रिश्चियन पर अन्याय हुआ। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र रहा है। ना मुसलमानों को हमने दूजा भाव दिया। हमने जो उज्ज्वल समृद्ध योजना सिलेंडर जो बांटे, हमने कोई नाम देख कर दिए क्या? हमने क्या घर देख कर दिए? जनधन के खाते हमने खोले, लोगों को जो जो फैसिलिटीज दी है। अभी भी मदरसों को अद्यतन करना चाहिए, वहां भी कंप्यूटर प्रशिक्षण देना चाहिए। मुस्लिम महिला, ये मुस्लिम वोट हमें वोट देते नहीं है, तो हमने ट्रिपल तलाक का कानून उनके लिए किया। ये महिलाओं को इंसाफ देने का काम हम करेंगे, क्योंकि वो भी इस देश के पार्ट है। सब धर्मों के लोगों को ले जाने का, आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। 3 तलाक कितना ग्राउंड पे काम कर रहा है? आपने कभी सर्वे किया इसका, कितना लोगों को फायदा पहुंचा इससे? मूल बात यह है कि ट्रिपल तलाक का कानून करने का बहुत अच्छा अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला था। शाहबनो के टाइम जो निर्णय आया, उसको भी निर्णय का अपमान करना, इस देश के कानून व्यवस्था का अपमान करना, और अपने पार्टी का केवल वोट बैंक के एजेंडे के लिए
मुस्लिम समुदाय के ये ट्रिपल तलाक की जो गैर कानून था, गैर रीति थी, उसको चलाया आज तक कांग्रेस ने। इसके पहले 20 मुस्लिम बहुल राज्यों देशों ने इसका कानून हटा दिया था। जो एक आउटडेटेड कानून है उसको कालोचित परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाज आगे नहीं जाएगा। मुस्लिम महिला कायम असुरक्षा के घेरे में रह रही है, असुरक्षितता से भाव में रह रही है, और कभी भी मन मर्जी आई तो वो आदमी उसको भेज देगा। ये किसी को भी अपनी बहन, अपनी माता, अपनी बेटी के बारे में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। मोदी जी बड़े संवेदनशील आदमी है, इसलिए उन्होंने ये तय किया। जब पिछले टाइम कोर्ट ने ये कहा कि आप कानून बनाओ और राज्यसभा ने 2 बार कांग्रेस ने इसको नकारा, तो इस बार दमखम से हमने वो लेके आए कानून, और लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम हमारे सरकार के माध्यम से हुआ है। इसका हमें अभिमान है। इन दोनों चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में और आपका दिल्ली के चुनाव में, क्या विशेष मुद्दे आप लेके चलेंगे जिससे केजरीवाल सरकार को घेरना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात, हमारे चुनाव का मुख्य मुद्दा रहता है उस प्रदेश का विकास। उस प्रदेश, हम जब उत्तराखंड में सरकार में आए तो वहां का पलायनवाद हमने रोका। पहाड़ों से जो पलायन हो रहा था वो बॉर्डर स्टेट है, वहां पे लोग बेरोजगारी के कारण पूरे देश में जाते थे बाहर, उसको हमने रोका। वहां रोजगार के साधन आने चाहिए, वहां हमने इन्वेस्टर समिट की, लोगों को वहां इनवाइट किया है, और बड़े पैमाने पे लोकल आदमी को, लोकल किसान को वहां अपने फसल का दाम मिले, वहाँ लोगों को अपने गांव में काम मिले, वहाँ के शिक्षा स्कूलों में शिक्षक जाए, वहाँ के डॉक्टर लोग पहाड़ों में भी जाए। ये सब व्यवस्थाएं हमने उत्तराखंड में बिठाई है। वही बात जहाँ तक ये दिल्ली है, दिल्ली इंटरनेशनल सिटी बनाने का सपना नरेंद्र मोदी जी का है। दुर्दैव से केवल केंद्र को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उसको गो स्लो करो। अभी अनऑथराइज कॉलोनी को अधिकृत करने का काम केंद्र सरकार का है। कितने दिनों से हमने दिल्ली सरकार से उसके सर्वे मांगे, उसको डिमार्केशन करने के लिए बोला। हर 2 साल में आगे आगे करते करते अभी तक दिल्ली सरकार ने अपना काम पूरा नहीं किया। अब दिल्ली सरकार को साइड में रख के हमने ये तय किया है, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनी को न्याय देने का काम हम करेंगे। वहाँ बिजली पानी देना, उनको अपनी प्रॉपर्टी का उनका उतारा उनको मिलना, उनका नाम उस पर आना अपने पार्टी पर, उसकी खरीदी बिक्री होना, उनको लोन भी मिलना, ये सब बातें अनधिकृत कॉलोनी अधिकृत होने के बाद होने वाली है। तो दिल्ली सरकार का नॉन कोऑपरेशन साइड में रख के केंद्र सरकार ने अभी यह तय किया है, एक कमेटी उस पर काम कर रही है, और बहुत ही जल्दी इस प्रश्न का, समस्या का निदान हम निकालेंगे। अनाधिकृत कॉलोनी जो है वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा विषय रही है। पुराने टाइम से उसके लिए आंदोलन चलते रहे और बहुत दिक्कत हुई। उसमें कहते हैं बीजेपी ने रोड़ा बन रही है, हम करने को तैयार हैं उसके लिए। उसको प्राथमिक डिमार्केशन का काम ये राज्य सरकार का काम होता है। 2017 में हम 2019 तक ये सर्वे पूरा करके देंगे, ऐसा पत्र केजरीवाल जी ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को दिया। 19 में वापस वो पत्र दे दिया, हम 2021 में देंगे। यानी ये लोगों की समस्या, हमारे लोग निगम पार्षद जीत के आते हैं, वो अपने फंड का 1 रुपया भी अनधिकृत कॉलोनी में खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कानून नहीं है, क्योंकि वो कॉलोनी अनधिकृत है। लोग वहां रह रहे हैं, लोग वहां जीना जी रहे हैं, वहां पानी उनको मिल रहा है, बिजली मिल रही, पर उनको हम कोई अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे। ये लोगों पर अन्याय है। इसलिए हमने ये तय किया था कि अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने का काम हम करेंगे। ये केंद्र सरकार का काम है, ये कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है, और वो हम करके रहेंगे। आने वाले चुनाव के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। तो बड़ा मुद्दा रहेगा अनधिकृत कॉलोनी को लीगल करना। जी जी, निश्चित। और कौन से बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी के पास रहेंगे जिस मुद्दों पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए? दिल्ली, ये सबसे ज्यादा आवागमन जिस शहर में होता है हर रोज, ऐसा ये शहर है, और सभी जगह से लोग आते हैं। पूर्वांचल के लोग यहाँ पर रोजगारी के लिए आए हुए हैं, बिहार के लोग आए हुए हैं, पूरा देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होता है। तो ये ऐसे दिल्ली को साफ सुथरी बनाने के लिए पहले दिन से हम काम कर रहे हैं। बहुत काफ़ी उसमें हमको यश भी मिला है। और जहाँ भी दिल्ली में एमसीडी काम कर रही है, एनडीएमसी काम कर रही है, डीडीए काम कर रही है, अलग अलग संस्थाओं के कारण वहाँ कई बार दिक्कतें तैयार हो रही है। पर दिल्ली की कानून व्यवस्था अच्छी हो, दिल्ली के लोगों को इस प्रकार के जो अटल आयुष्मान योजना है उसका फायदा मिले, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में जहां झुग्गी वही मकान, ये हमने संकल्प लिया है। केंद्र सरकार का कार्यक्रम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से उसको भी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हमारे कार्यकाल में मेट्रो का काम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, उसके कारण जाम जो रास्ते पर लगता था उसमें कमी आई है। हमने जो नेशनल हाईवे का काम किया है, इसके कारण ट्रक्स की जो आवागमन है वो दिल्ली शहर के बाहर से अभी होने लगा है, उससे दिल्ली के प्रदूषण पे भी फर्क पड़ा है। दिल्ली में प्रदूषण जितने बड़े पैमाने पे बढ़ता है, वो डे बाय डे उसको भी कंट्रोल करने का काम हमें करना है। तो निश्चित रूप से दिल्ली को नई तरह से न्याय देने का काम हमारी सरकार आने के बाद हम करेंगे। एक बड़ा सवाल, दिल्ली कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल समय समय पर यह आरोप लगाती रही है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था उनके हाथ में होनी चाहिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था बीजेपी जानबूझ
लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, अपराध अपने पूरे चरम पे जा रहे हैं, इसमें किसका दोष है? केजरीवाल सरकार का दोष है या दिल्ली का? जो काम सरकार के अपने पास है वो शिक्षा का है, पानी का है, बिजली का है, रास्तों का है, उस बातों में कुछ बोलेंगे नहीं। जो अधिकार काम हमारा करना है, जिसमें हमने परफॉर्मेंस दिखाना है, वो उसमें हम काम नहीं कुछ करेंगे। और जो काम हमारे पास नहीं है वो हमारे पास आया तो ही काम वो ठीक होगा। इस प्रकार का आर्गुमेंट दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता को मालूम है दिल्ली ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और जहां जहां भी देश की राजधानी होती है वो केंद्र शासित प्रदेश ही होता है। ऐसे कई देशों की मिसाल है। तो केवल अपना नॉन परफॉर्मेंस छिपाने के लिए इस प्रकार के आर्गुमेंट करना, इस बार भी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने पूर्ण राज्य का अपना एजेंडा लाया था, लोगों ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया, आखिर उनको पीछे जाना पड़ा, बदलना पड़ा। केवल कोई तो भी सरकार का उनके 2 महकमे उनको ज्यादा दे दिए तो उसमें तुरंत फर्क आएगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए केंद्र सरकार भी बहुत अलर्ट है और वो अब डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ने वाला सिस्टम है वो बीजेपी के हाथ में है? सवाल पुलिस व्यवस्था काम ठीक करे। दिल्ली की जो बढ़ती हुई पुलिस आबादी आपके हाथ में है? हाँ, निश्चित रूप से पुलिस के हाथ में है, और पुलिस को एलजी मॉनिटर करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, और वो उसके कारण ही दिल्ली में जो निर्भया के टाइम जिस प्रकार के रेप होते थे, महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना थी, बाहर का आदमी यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस करता था, देश विदेश से आने वाले लोगों को भी मन में एक अच्छा मैसेज देने का काम इस कार्यकलाप में हुआ है, और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से आगे जा रही है। श्याम जी, खास मुलाकात में आप आए, आपने बेधड़क हमने सारी सवालों का जवाब दिया, अपना पक्ष पूरा रखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे टेक्नो हेराल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर गेट एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स।